खबरें तफसील से। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी रुकने असेंबली नंदकिशोर गुर्जर के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है। ईसी ने 3 दिनों में उनसे जवाब देने को कहा है। ख्याल है कि नंदकिशोर गुर्जर ने अपने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा था कि लोनी में ना अली ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली का नारा दिया। में ना अली ना बाहुबली, जो मैं बोल रहा मेरे साथ साथ बोल रहा हूँ, दोहराना हम आगे एडवांस बोल रहे हो। लोनी में क्या ना लोनी में ना अली ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली। जय जय श्री राम बुलाए हैं, इसलिए लोनी में सिर्फ बजरंग। बिहार के महकमे अक़लियती फलाह ने दावा किया है कि मार्च तक कर्ज स्कीम की रकम को हर हाल में तकसीम कर दिया जाएगा। महकमे अक़लियती फलाह के वजीर जमा खान ने अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि कर्ज के लिए लोग दरख्वास्त जमा करते हैं लेकिन उन्हें वक्त पर कर्ज नहीं मिलता। जमा खान ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मार्च के आखिर तक रवा माली साल की रकम को हर कीमत पर खर्च किया जाना है। इसके लिए महकमे की जानिब से कई सतह पर काम हो रहा है। वजीर के मुताबिक 5 लाख तक मिलने वाले कर्ज की रकम को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। हुकूमत इस मंसूबे के तहत अक़लियती आबादी को खुद कफील बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई बार अफसरों की लापरवाही के सबब हदफ पूरा नहीं हो पाता। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो पहले का पैसा नहीं बढ़ चुका था, मैंने मीटिंग करके हिदायत दिया, कड़ा रुख अपनाकर मैंने हिदायत दिया, जो पिछला पैसा भी वो पैसा जा रहा है। जो आगे वाला है 31 मार्च तक निश्चित तौर पर पैसे पूरा दे देना है। इसमें मैंने 2-3 बार मीटिंग भी किया है और सब लोग लगे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अच्छी व्यवस्था बनाई है। उनसे मेरी बातचीत हुआ, उन्होंने मुझे सलाह दिया। तो निश्चित तौर पर 31 मार्च तक जो इस नए वाला जो इस वर्ष वाले पैसे हैं चले जाएंगे। पिछला पैसा जो बकाया था अभी नहीं मिल पाया था लोगों को, अब उनके घर पे पहुंच रहा पैसा उनको मिल रहा है। 31 मार्च तक पैसे मिल जाएंगे। यहाँ तक मैंने हिदायत दिया है और मैंने कर भी दिया है कि 45 के दिन के अंदर उनको जो नहीं मिल रहा है 45 के अंदर उनको पैसे मिल जाएंगे। जो साल भर 6 महीने दौड़ते थे ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और चीज़ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाम करता हूँ, जज्बा को, जिन्होंने हम अक़लियत माइनॉरिटी के लिए सोचा है। जो 5 लाख रुपया पर लेता है उसको मैं 10 लाख रुपया कर दिया हूँ। निश्चित वो भी 10 लाख रुपया हो जाएगा। पहले ब्याज लगता था, आप जानते हैं 5% ब्याज लगता था, उस 5% ब्याज को ख़त्म कर दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जो हम लोगों ने बातचीत किया उन्होंने कहा ठीक है, 1% लगेगा जनरल मुस्लिम के लिए और 5% जो था ख़त्म हो गया जो माइनॉरिटी की, जो हमारे अक़लियत के हैं, जो तिपिशा के लोग हैं। जमीन नकवी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे में मुकदमे वापस लेने के लिए मेरे ऊपर न सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है बल्कि फिजूल किस्म के इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो वक्फ की बदनवानी के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं और वो ऐसा करते रहेंगे। मैं इस वक्त माननीय उच्च न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक वक्फ की बदनवानियों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़े हुआ हूं। इस आंदोलन में और करप्शंस की जद में जो लोग आ रहे हैं वो उनमें से बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे इमाम बाले गुफरान इमाम में कब्रों का बकौल कल्बे सित्ता नूरी साहब के 3 लाख रुपया पर कब्र के लिए गए। इसके अलावा बिना बोर्ड के प्रस्ताव के और बिना एलडीए के परमिशन के सामरा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया गया। इसके अलावा जो इस वक्त सदस्य बनाए गए हैं मौलाना कोटे से, मौलाना सैयद रजा हुसैन साहब, उन्होंने बिना बोर्ड की परमिशन के, बिना प्रस्ताव पारित हुए और बिना एलडीए के परमिशन के 6 मंजिला शादी घर बना डाला रोज़े सरकार हुसैनी पर। तो हर तरीके से जिसको भी मैंने देखा उसको बदउन्वान पाया है और इस करप्शन को दबाने के लिए मौलाना के कुछ तथाकथित रिश्तेदार, कुछ
क्रिमिनल माइंड्स के उनके ब्रादरान भाई मुझसे पहले इन्होंने हाई कोर्ट से मुकदमे वापस लेने की कोशिश कराना चाहिए। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने, अब बताइए, शर्म की बात है कि किसी औरत का सहारा लेकर तुम गलत इल्जामों के तहत एफआईआर कराने पर आ गए हो, तो ये सोच लो गलत जगह आ रहे हो। भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए मुमताज फिल्म अदाकार रजा मुराद को भोपाल में सफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने और फिर उसी दिन हटाने का अहकाम जारी किए जाने से मुस्लिम तंजीमों में सख्त नाराजगी देखी जा रही है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि रजा मुराद का ताल्लुक भोपाल से कई पीढ़ियों से है और उन्होंने फिल्म के जरिए भोपाल का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। इतने बड़े फिल्म अदाकार को पहले सफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना और बगैर किसी वजह के हटाए जाना उनकी तौहीन है। वहीं फिल्म अदाकार रजा मुराद से जब न्यूज़ 18 ने टेलीफोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि नगर निगम ने खुद ही बनाया और खुद हटाया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या कहते हैं समाजी तंजीमों के नुमाइंदे, आप भी सुनिए। देखिए, एक तो रज़ा मुराद साहब जो है हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत हैं। उनका हिंदुस्तान की तरक्की और विकास में बहुत बड़ा हाथ है। फिल्मों के ज़रिए उन्होंने जो नुमाया किरदार अदा किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश और ख़ास करके भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन्हें जो है सफाई सर्वेक्षण का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जो काबिल तारीफ़ था कि उनके ज़रिए बहुत से काम हो सकते थे, पर अचानक उनको एक ही दिन में बनाकर जो है फौरी तौर पर हटा दिया गया। तो ये जो है किसी एक शख्सियत की जो है सरासर बेइज्जती है। कम से कम उनको कुछ दिन रखते, देखते कि क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं और जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, इनको दरगुजर करना पूरे भोपाल के लिए, और भोपाल से गहरा रिश्ता भी है। उनका खुद की शादी यहाँ हुई है, उनके वालिद मोहतरम की शादी यहाँ हुई है, तो बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। भोपाल को वो बुनियादी ज़मीनी स्तर पर जानते हैं। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सोच समझकर ये फैसला ले रहा था और इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। रज़ा मुराद जी जो है भोपाल की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। या ये कहा जाए कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में लोगों के दिलों पे वो राज करते हैं। उनको नगर निगम ने स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और फिर एक दिन बाद हटा दिया। तो पहले बनाया ही क्यों था जब उनको एक दिन में हटाना था, और उनको हटाया तो फिर क्यों हटाया, ये कई सवाल लोगों के दिलों में हैं। और जो नागरिक भोपाल का है, जिसके वालिद साहब भोपाल के हैं, जो खुद भोपाल का है, उसको एक दिन में बनाकर हटा देना, ये कई लोगों के दिलों में सवाल पैदा करता है। ये अधिकारियों ने किस तरीके से इनको ये तय करा कि इनको बना दिया जाए और किसके आदेश पर इनको हटा दिया। देखिए, सरकार और अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं है। रज़ा मुराद साहब एक शख्सियत हैं जिन्होंने भोपाल के निवासी हैं और उन्होंने पूरे भोपाल का नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर किया है एक अपने फिल्मी कैरियर के हिसाब से। पिछले कुछ सालों के अंदर उन्होंने सरकार की आलोचना भी की है। सरकार को, जो अधिकारियों को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री की आलोचना करने वाले को बना दिया गया, इसी उद्देश्य से उनको हटाया गया है। तो आलोचना और वाहवाही दोनों एक सरकार के पहलू होते हैं। अगर कोई शख्स सरकार की नाकामियों को उजागर करता है तो वो भी एक अच्छा व्यक्ति होता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। अगर यही काम रज़ा मुराद साहब ने पिछले कुछ सालों में किया है और उसको देखते हुए, सरकार की आलोचना को देखते हुए उनको हटाया गया, तो ये तो बहुत ही निंदनीय काम है। भोपाल नहीं, भोपाल के लोगों का अपमान है। एक तो स्वच्छता अभियान के अंदर पूरी सरकार फेल हुई है। पूरा भोपाल के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा करके स्वच्छ अभियान का एक ढिंढोरा पीटा था, लेकिन आज भोपाल के हालात ये हैं कि गली मोहल्ले चौराहे पर जो कचरों की अंबार लगी हुई है वो आज भी आप हमारे और आपके सामने हैं। अजमेर में वीकेंड कर्फ्यू का खासा असर देखा गया। शहर के तमाम बाजार बंद रहे, ताहम ज़रूरी अशिया की दुकानें, इमरजेंसी सर्विसेज और पेट्रोल पंप्स वगैरह खुले रहे। लोगों की आमदोरफ्त कम देखी गई, बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। एसपी ने शहर का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इसमें आज जो फर्स्ट वीकेंड कर्फ्यू है उसका पहला दिन है, तो उसमें
जो जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसको चेक करने के लिए राउंड लिया है। और चूँकि आज रिलीजियस प्लेसेस भी बंद है और अजमेर के टॉप रिलीजियस प्लेसेस में दरगाह है, तो उसका भी हमारी पूरी टीम ने यहाँ पे भी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है और सभी तरह से कर्फ्यू की पालना हो रही है और उसके लिए पूरा स्टाफ भी हमारा लगा हुआ है काम करने में। देखिए, चूँकि अब संडे कर्फ्यू है तो इस दिन व्यवस्था नहीं हो पाएगी और कल जैसे जब ये कर्फ्यू का टाइम ओवर होगा उसके बाद से जो जायरीन कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए दर्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं जब्ती की MV एक्ट के अंदर भी, और सभी को यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि ये जो कोरोना के खिलाफ सभी लोग जब तक एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सभी लोग मिलकर काम करें। हम तकरीबन पूरे शहर में ही राउंड ले रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं, स्टाफ से भी बात कर रहे हैं, उनको भी अच्छी ड्यूटी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी के सितम के साथ जमीयत उलमा ने भी समाजी खिदमत की मुहिम को और तेज़ कर दिया है। सर्दी शुरू होते ही जमीयत उलमा के जरिए गरीबों और ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल की तकसीम शुरू की गई थी, लेकिन गर्म कपड़ों में जब साइज़ की शिकायतें होने लगी तो जमीयत के अरकान ने पसमानदा इलाकों में अपनी गाड़ियाँ लगा दी ताकि गरीब और ज़रूरतमंद लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक गर्म कपड़े ले जाकर इस्तेमाल कर सकें। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश जब से सर्दी का मौसम चालू हुआ है, अपने सदर हाजी मोहम्मद हारून साहब की हिदायत पर मुस्तकिल मैदान के अंदर सरगर्म अमल है और गर्म कपड़ों का पूरा इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह किया है। यहाँ पर हम लोग भोपाल शहर के अंदर जगह जगह पर स्टॉल लगाकर भी और वैसे भी रोडों के ऊपर जो रातों में सोते हुए लोग मिलते हैं, पन्नी ओढ़ कर सो रहे हैं और वैसे ज़मीन पर सो रहे हैं, उन लोगों को ले जाकर बाकायदा कंबल भी तकसीम करते हैं और इसी के साथ साथ में उनको जैकेट तकसीम कर रहे हैं और मस्तूरात के लिए भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह गर्म कपड़ों का यानी ज़रूरतमंद लोगों के लिए इंतज़ाम किया है। तो उसमें मस्तूरात के कपड़े भी होते हैं, बच्चों के इनर भी होते हैं। गर्ज़ ये है कि जितने गर्म कपड़ों का इंतज़ाम हो सकता है, जितनी ज़रूरियात हो सकती है, उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा संगठन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल इस काम के अंदर पूरे जितने भी अरकान हैं वो सब लगे हुए हैं और रात और दिन में ये मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर पाबंदी आयद कर दी गई। दरगाह कमेटी ने दरगाह के अंदर बढ़ते फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को रोकने के लिए कदम उठाया है। कमेटी ने दरगाह की हुर्मत का ख्याल रखते हुए ये फैसला लिया है। कब एक लड़की की जानिब से शाहजहानी मस्जिद में टिकटॉक का वीडियो बनाया गया जो बिल्कुल ही बदतमीज़ी से था, उसको सामने रखते हुए दरगाह कमेटी ने एक FIR कराई और उसके बाद उसने सुना गया जैसे कि अखबार में आया कि वो लड़की ने माफ़ी नामा लिख कर भेज दिया है। दरगाह कमेटी ने वीडियो वापस ले ली। ये तो एक तरफ एक बात हुई। दूसरी तरफ ये है कि दरगाह शरीफ के अंदर तमाम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बंद कर दी गई है। दरगाह कमेटी ने लेटर लिखा है। इस सिलसिले में सरसरी तौर पर असिस्टेंट नाज़िम साहब से बात हुई थी और जब भी मैंने ये कहा था कि वीडियोग्राफी एक तरक्की का अगर सही तरीके पर हो तो उससे कोई एतराज़ नहीं है। लोग आते हैं, हाज़िरी देते हैं, अपना रिकॉर्ड रखते हैं, चादर फूल वगैरह पेश करते हैं, आस्ताने का फ़ोटो वगैरह भेजते हैं, किसी को यहाँ से ज़ियारत भी कराते हैं, तो वो एक हद तक तो ठीक थी। उसके अलावा बदतमीज़ी की, बेहाई की, जो आस्ताने की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखते, अज़मत का ख्याल नहीं रखते हुए इस तरह की वीडियो बनाई जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के 6 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल में नज़ीर तू बेनज़ीर ड्रामे को पेश किया गया। नज़ीर अकबराबादी की शायरी को महवर बनाकर पेश किए गए ड्रामे के जरिए न सिर्फ हिंदुस्तानी अनासिर की तर्जुमानी की गई बल्कि ड्रामे के जरिए हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को भी नुमाया किया गया। इस हवाले से देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के जेर एहतमाम भोपाल रविंदर भवन में मुनक़िदा 6 रोज़ा ड्रामे में नज़ीर तो बेनज़ीर ड्रामे को आज पेश किया गया। नज़ीर बेनज़ीर ड्रामे को मुमताज़ अदीब डॉक्टर रिजवानुल हक ने लिखा है, जबकि इसे मुमताज़ हिदायतकार राजू सिंह ने हिदायत दी है। यूँ तो उर्दू शायरी का सिलसिला अमीर खुसरो से शुरू होता है और सभी शोरा ने अपने तरीके से हिंदुस्तानी अनासिर को अपनी शायरी में जगह देने की कोशिश की, लेकिन
नजीर अकबर आबादी ने अपनी शायरी में जिस तरह से हिंदुस्तानी अनासिर को पेश किया है वो मुकाम किसी और को हासिल नहीं हो सका। ड्रामे के जरिए न सिर्फ नजीर अकबर आबादी की शायरी को महवर में रखा गया बल्कि हिंदुस्तान के तेज त्योहार, खेत खलियान, मेले टेलों को जिस तरह से पेश किया गया है वो नजीर का खासा है। पूरे विश्व के उर्दू अदब में जो हम गज़ल की बात करते हैं और नज़्म की बात करते हैं, तो नज़्म को अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया है तो वो नज़ीर अकबर आबादी हैं। तो बेसिक फ़र्क जो गज़ल में एक शेर, दो शेर, तीन शेर, तो वो शेरों का मतलब भी थोड़ा सा अदला बदला रहता है। लेकिन नज़्म जब एक शब्द से चलती है तो वो 37 अंतरे मुफलिसी के नज़ीर साहब के वो गरीबी पे ही बात करते हैं। अगर वो आदमी नामा में बात करते हैं तो उनके 24 अंतरे जो हैं वो आदमी नामा की ही बात करते हैं। तो एक तो ये उनका एक बहुत बड़ा कमाल था। नज़ीर तो बेनज़ीर के बारे में अगर हम कहें तो नज़ीर से ज़्यादा हिंदुस्तानी अवाम का शायर कोई हो नहीं सकता, हिंदुस्तानी फ़ज़ा का शायर कोई हो नहीं सकता नज़ीर के अलावा। वही शायर हैं वो जिन्होंने मुख्तलिफ़ मौसमों पर हिंदुस्तान के और त्योहारों पर, सूफ़ी संतों पर हर तरह की शायरी उन्होंने की है, कोई चीज़ उनसे नहीं छूटी है। और फिर वो ज़मीन पे उतर के शायरी करते हैं, इसीलिए उन्हें अवामी शायर कहा जाता है। तो ज़ाहिर है उसके थीम के पीछे तो हमारा हिंदुस्तानी है, हमारा मुल्क ही है, और हमारे सारे ड्रामों की यही थीम रही है। कहीं ना कहीं आके यहीं पे हमारी थीम जुड़ रही है। नज़ीर की शायरी की खूबी यह है कि इनकी शायरी में अवामी ज़िंदगी हंसती बोलती नज़र आती है। इनको पढ़ने से किसी किस्म के तसन्नुह का एहसास नहीं होता, बल्कि इनका ख़ारी खुद ब खुद इसका हिस्सा बनता चला जाता है। नज़ीर अकबर आबादी ने जहां ईद, शब बरात और हज़रत सलीम चिश्ती पर शाहकार नज़में लिखी हैं, वहीं उन्होंने होली, दिवाली, राखी, कन्हैया जी, राम किशन जी, बलदेव जी और गुरु नानक जी पर भी शाहकार नज़में तख्लीक़ की है। और जब एक सामे इनकी शायरी के जरिए ड्रामे को देखता है तो वो खुद को इसका हिस्सा समझता है और इस तहजीब का हिस्सा बन जाता है जिस पर इसे फख्र होता है। सिर्फ एक लड़का तेरा जिंदा रहेगा जो क़यामत तक तेरे नाम को रोशन करेगा। उर्दू हमारे हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, उर्दू किसी ख़ास तबके की लैंग्वेज तो है नहीं, और हर भाषा के ड्रामे होना, उर्दू का भी ड्रामा होना, उसमें ये एक बड़ी एक जिसको बोलता हूँ ना स्वागत योग है। और मैं इसका बहुत बहुत उर्दू एकेडमी को और ख़ास तौर से इनकी हमारी जो सदर हैं मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा और मुमताज़ खान साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए, नज़ीर को समझने के लिए हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान का जो आम आदमी की शायरी है वो नज़ीर ने उसको बयान किया है अपने शायरी में। अब उन्होंने ककड़ी वाले का बयान, बाज़ार का बयान, रीछ का बच्चा, बलदेव जी का मेला, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बयान की हैं, तो इसमें अपने आप में ड्रामाइयत है। नज़ीर तो बेनज़ीर ड्रामे के जरिए न सिर्फ हिंदुस्तान में इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स देने की कोशिश की गई, बल्कि ड्रामे के जरिए हिंदुस्तानी और उर्दू ज़बान के हुस्न को जिस तरह से पेश किया गया वो ड्रामे का खासा था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। और इस वक्त की अहम खबर का रुख कर लेते जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही। श्रीनगर के सब्द कदल इलाके में आज शाम एक मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड हमले में एक फौजी एहलकार और एक आम शहरी जख्मी हुए हैं। हमले में जख्मी होने वाले जवान की शनाख्त मिराज अहमद की हैसियत से हुई है जो फतह कदल में तैनात थे, जबकि सरताज अहमद भट्ट नामी एक शहरी भी जख्मी हुआ है। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले की पैरवी के दौरान अब रियासती हुकूमत के माहिरीन और ATS भी मौजूद रहेंगे। ये फैसला महाराष्ट्र हुकूमत ने किया है। दरअसल धमाके के मुकदमे की समाअत के दौरान गवाहों के मुसलसल अपनी साबिका बयान से मुनहरिफ होने के मामलात सामने आ रहे थे। वाज़ेह है कि 2008 मालेगांव
बम धमाका मामले में जाफरानी दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी है और इसमें बड़ी तादाद में गवाहान अपने साबिका बयान से मुकर रहे हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस लीडर और साबिक रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर आरिफ नसीम खान ने महाराष्ट्र ATS चीफ और वजीर दाखिला से मुलाकात करते हुए इस मुकदमे के गवाहों के मुकरने पर तशवीश का इजहार किया था। वाज़ेह है कि इस मुकदमे की NIA तफ्तीश कर रही है, जबकि इससे कबल तफ्तीश ATS के सुपुर्द थी और अब NIA इसकी तफ्तीश कर रही है। पिछले दिनों राज्य के गृह मंत्री श्री दिलीप वलसे पाटिल जी से बात की थी हमने, और ATS चीफ से भी परसों मुलाकात करके हमने मांग की थी कि मालेगांव ब्लास्ट केस के जो आरोपी हैं उनको NIA पर दबाव डालकर कहीं न कहीं बचाने की एक कोशिश और साजिश हो रही है, और महाराष्ट्र ATS और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश है उसको रोकने के लिए ATS की तरफ से कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है फेयर और सही ट्रायल हो, उसके लिए ATS ने अपना वकील खड़ा करना चाहिए। और ATS के जो 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में जो IO थे, ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए ताकि सही तरह से इस केस की पैरवी हो सके और जो दोषी हैं उनको शिक्षा दिलाई जा सके और महाराष्ट्र पुलिस को बदनामी से बचाया जा सके। उन्होंने हमारी मांगे मानी है और ATS के अधिकारी और ATS की तरफ से वकील जो डेली बेसिस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है मालेगांव ब्लास्ट केस की, उसकी वो पैरवी करेंगे, ऐसा फैसला राज्य के गृह मंत्री जी ने किया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के बीजेपी अक़लियती मोर्चा में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। अक़लियती मोर्चा के लिए नए सदर और नए नायब सदर का इंतखाब अमल में आया है। सैयद सलाम BJP माइनॉरिटी मोर्चा के नए रियासती सदर होंगे। एडवोकेट मोहम्मद फारूक नए नायब सदर मुंतखब हुए हैं। पार्टी के रियासती सदर नलीन कुमार पटेल ने नए ओहदेदारों की तकर्री की है। नौमुंतखब सदर सैयद सलाम ने बेंगलुरु की दरगाह हज़रत सैयद सफदर अली शाह कादरी पर हाजिरी दी। दरगाह के सज्जादा नशीं सूफी वली बकादरी की सरपरस्ती में दुआया महफिल मुनक्किद हुई। नौमुंतखब सदर और नायब सदर ने कहा कि वो मुसलमानों को BJP के करीब लाने की कोशिश करेंगे, BJP के सिलसिले में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करेंगे। मुसलमान बन के BJP में रहना और उसके साथ जवाबदारी भी निभा के जाना, और मुसलमान का ख़ास तौर पर इस गवर्नमेंट के अंदर मुसलमानों का जो भी काम है लेने का, कितना क्या चल रहा है करने का, और क्या करके लेके आए तो भी मुसलमान के दिल के अंदर है, हमें उतर नहीं सकते। वो जो गवर्नमेंट और मुसलमान के बीच में एक ब्रिज के बन के हमें काम करना चाहिए, करने की कोशिश करेंगे और आगे जाके कोशिश करेंगे हम लोग भी, हमारा भी कुछ एक प्लेस हो जाए, अच्छा प्लेस हो जाए। इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको? ज़रूर उम्मीद है, और हम वी ऑल सपोर्ट्स आवर प्रेसिडेंट। हमारे ऊपर एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दे के है, हम लोग को तो करना ही है और हम लोग इंशाल्लाह इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। वहीं रुकन असम्बली कर्नूल हफीज़ खान, अरकान बल्दिया, उर्दू अकेडमी डायरेक्टर और कौंसिल मेंबर्स ने हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह शाह कादरी अलमारूफ गुंबद दरगाह पर हाजिरी दी। गुंबद दरगाह की उस तक़रीब जारी है। रुकन असम्बली ने चादर पेश की। सज्जादा नशीं सैयद शाह गौस मुहिउद्दीन ने मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं की। रुकन असम्बली ने कहा कि औलिया अल्लाह ने मुल्क में अमन व सलामती के अलावा यकजहती के लिए काम किया है। हफीज़ खान ने अवाम से वैक्सीन लेने की अपील की, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस पर अमलावरी की अपील की, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं पहना। जहाँ तक हो सके मास्क को इस्तेमाल करना, हाथ धो लेते रहना, हाथ जो है आँख नाक मुंह को नहीं लगाना, और आजकल जो है कोविड ही नहीं मगर डेंगू टाइफाइड इस तरीके के भी जो है बुखार आ रहे, तो उस तरीके से जो है आप लोग टेस्टिंग करा लेके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेडी है एंड ऑक्सीजन प्लांट भी परसों हम लोग नया खोले हैं, कल और एक ऑक्सीजन प्लांट खोलने वाले हैं। तो डॉक्टर्स की, दवाइयों की, हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट चाहिए वो सब चीज़ों की तो जो है गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ों के इंतजाम हैं, और मगर आप लोगों की तरफ से जो एहतियात बरतना है वो एहतियात बरती है। और जो भी लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, अगर कुछ 1-8% के लोग बच गए हैं, मैं उनसे अदबन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि 100% वैक्सीनेशन लीजिए आप लोग। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये जो दूसरा ओमिक्रॉन आया है उस पर भी जो है कई हद तक वैक्सीन की वजह से जो है मदद मिल रही है पेशेंट को। इसलिए मैं आप लोग से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो सब फॉलो करिए, गवर्नमेंट का साथ दीजिए, एहतियात करिए, वैक्सीनेशन लीजिए और कोई चीज़ की डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से सारे इंतजाम करके रखे हैं। जगनमोहन रेड्डी साहब पहले से ही 3rd वेव के लिए प्रिपेयर्ड हों बोलकर पिछले 6 महीनों से जो है हम लोग उसके प्रिपरेशन करके आज पूरी तरीके से रेडी हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।